नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 2023 शुरू होने वाला है। पांच दिन बचे। नया साल एडवांस में आप सबकी जिंदगी में नया साल खुशहाली लाए। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, प्यार से भरे रहें। नफरत को थोड़े दिन के लिए छोड़ दें, जो लोग नफरत करते हैं। लेकिन 2023 में और क्या होने वाला है? क्या 2023 में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह थोड़े घबराए हुए हैं? 2023 में ऐसा क्या होगा जिससे भारतीय जनता पार्टी का किला दरक सकता है? 2023 में ऐसा क्या होगा जिससे विपक्ष को ताकत मिल सकती है? कुछ आंकड़े रिकॉर्ड के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो ध्यान से सुनिएगा। दरअसल गुजरात और हिमाचल के चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में बॉस और उनके गांधीनगर वाले टास्क मास्टर की नाक तो बच गई, लेकिन हिमाचल वाले टास्क मास्टर यानी जेपी नड्डा साहब, जो बिहार जाकर क्षेत्रीय पार्टी को ही खत्म करने की बात कर रहे थे, उनकी मिट्टी पलीद हो गई। लेकिन अभी भी नड्डा साहब के पास अपने बॉस को खुश करने का मौका है। बल्कि मैं कहूंगा सिर्फ खुश करने का ही नहीं, 16 महीने बाद अपने बॉस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गद्दी बचाने की बुनियाद रखने का मौका है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछली बार इन 9 राज्यों की 116 लोकसभा सीटों में से 90 सीटें, याद करिए, 9 राज्यों की 116 में से 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 116 में से 90 किला फतेह था। सोचिए, 303 में 90 सीटें इन्हीं 9 राज्यों से आई थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 7 लोकसभा सीटें इन 9 राज्यों से मिली थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉस के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, छोटे बॉस के लिए, अमित शाह के लिए ये 9 राज्य कितने महत्वपूर्ण हैं। मजेदार बात यह है कि इसमें से किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने विधानसभा में भी नहीं जिताया था, लेकिन तब भी ऑपरेशन लोटस के बूते जनादेश की हत्या करके 3 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं एक राज्य तो ऐसा है जहां के मुख्यमंत्री बॉस के साहूकार मित्र से बहुत परेशान है। एक लाइन कहते हैं साहब, मेरे मित्र ने, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो सरकार बनाने की स्थिति में आ ही जाती है, लेकिन नहीं जीतती है तो और आ जाती है। अडानी भैया, अंबानी भैया जिंदाबाद, धन कुबेर जिंदाबाद, धन पशु जिंदाबाद। चलिए अब आपको मैं इन राज्यों और उनके राजनीतिक हालात से रूबरू करवाता हूं। साल 2023 में जो 9 राज्यों में से 4 राज्य कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर में मार्च अप्रैल में ही चुनाव हैं, जबकि 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में नवंबर और दिसंबर के आसपास चुनाव होना है। अब बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से उन सभी 9 राज्यों की। पहले बात कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 में से 25 सीटें, 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यहां विधानसभा की 224 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 113 सीटों की आवश्यकता है। पिछली बार यहां 36% वोट 104 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से 9 सीटें दूर थी। कांग्रेस ने भाजपा से 2% ज्यादा, कमाल की बात देखिए, बीजेपी से कांग्रेस ने 2% वोट ज्यादा, 38% वोट हासिल किए, लेकिन सीटें उसे केवल 78 मिली। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की जनता दल सेक्युलर को 37 सीट मिली। ऐसे में कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर था और इसी वजह से कांग्रेस ने मतगणना के दिन ही शाम होते होते देवगौड़ा की पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने पर हामी भर दी।
यानी कांग्रेस 78 और जेडीएस 37 सीटें मिलाकर बहुमत के आंकड़े को पार कर गए। लेकिन फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। गवर्नर, भारतीय जनता पार्टी के नेता, गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष वजुभाई वाला ने लोकतंत्र और बहुमत के गणित को धता बताते हुए आनन फानन में भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया। और फिर क्या होता? बेचारे अभिषेक मनु सिंघवी को आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, वहां से ऑर्डर लेना पड़ा कि 48 घंटे में फ्लोर टेस्ट होगा। और इसी फ्लोर टेस्ट की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वर तक अपॉइंट कर दिया। रिसोर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई। हद तो तब हो गई तब पड़ोसी राज्य केरल के पर्यटन विभाग ने यहां तक ट्वीट कर दिया, हालांकि बाद में उस ट्वीट को हटा दिया गया, कि सभी विधायकों का केरल में स्वागत है और यहां किसी की हिम्मत नहीं है कि खरीद फरोख्त करने के लिए कोई भी केरल की जमीन पर कदम भी रख सके। बहरहाल ये नौबत नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर के सामने वोटिंग से पहले ही येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया और तब कुमारस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थित जेडीएस की सरकार बन गई। सिंघवी साहब की मुहिम कामयाब हो गई थी। बेचारे सिंघवी साहब करें तो क्या करें, जब महाराष्ट्र का राजभवन गड़बड़ी करके 80 घंटे की सरकार बनवाए या कर्नाटक का राजभवन गड़बड़ी करे, हमेशा उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ता है। आगे भी विपक्ष को ऐसी गड़बड़ियों पर सिंघवी साहब ही याद आएंगे। और अब कर्नाटक पर लौटते हैं। यहां 15 महीने बाद ऑपरेशन लोटस हो गया और येदियुरप्पा की सरकार बनी गई, लेकिन अब येदियुरप्पा हटाए जा चुके हैं। शायद जल्दी कर्नाटक चुनाव के बाद उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए। अभी थोड़ी उनकी हैसियत बढ़ाई गई है। उनकी जगह जनता दल से आए जनता दल के 6 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे एसआर बोम्मई के बेटे बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। वजह लिंगायत फैक्टर है, जिसकी आबादी राज्य में 17% है। ध्यान रहे, लिंगायत कोई जाति नहीं है, बल्कि यह 15वीं शताब्दी में चले भक्ति आंदोलन से उपजे जातियों का एक समूह है जो शैव भक्त माना जाता है। येदियुरप्पा उच्च वर्गीय लिंगायत हैं, जबकि बसवराज बोम्मई निम्न वर्गीय लिंगायत हैं और निम्न वर्गीय लिंगायत समुदाय का माना जाता है। मगर अब हालात दूसरे हैं। कारण यह कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के दोनों बड़े छत्रपों सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार में जो कोल्ड वार चलती थी उसमें एकता स्थापित करा दी है। सिद्धरामैया जो पुराने समाजवादी हैं, मुलायम, लालू, नीतीश की तरह चंद्रशेखर के चेले बताए जाते हैं, जनता दल से आए हैं। ओबीसी की कुर्मा जाति से आते हैं, जिसकी आबादी राज्य में लिंगायत और बोकलिंगा के बाद तीसरे नंबर पर है। ओबीसी, दलित, मुस्लिम जाहिंदा समीकरण भी कांग्रेस को काफी मजबूत स्थिति में पहुंचा रहा है। महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट का मुद्दा अलग से है। लेकिन कर्नाटक में एक सरप्राइज और बाकी है। यदि यह हो गया तो सबका खेल बिगड़ सकता है। सरप्राइज यह है कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और देवगौड़ा की जनता दल सेकुलर का मकर संक्रांति के बाद विलय हो सकता है या फिर से जनता दल को खड़ा किया जा सकता है। जेडीएस का नेतृत्व बोकलिंगा समाज के सबसे बड़े चेहरे देवगौड़ा के पास है, तो राज्य में जेडीयू की कमान कभी लिंगायतों के सबसे बड़े नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री जेएच पटेल के बेटे महिमा पटेल के हाथ में है। यह जनता दल के रूट्स गांव-गांव में फैले हैं। अल्पसंख्यकों में यह खासी लोकप्रिय है। इसलिए यदि जनता दल चुनाव से पहले खड़ा हो गया तो भूल जाइए कांग्रेस भाजपा, फिर सबको जनता दल से लड़ना होगा। अंदर खाने तो यह भी बताया जा रहा है कि महिमा पटेल के पिता की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा रही है कि उनका विरोध करने का साहस तो येदियुरप्पा भी नहीं जुटा पाएंगे। और इन सब के बीच बेरोजगारी, महंगाई, आईटी में जॉब घटने का मुद्दा है ही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर का चुनाव भी है। कर्नाटक में एक समस्या और है। कर्नाटक बड़ा अच्छा राज्य था, आईटी कंपनियां थी, लेकिन यहां भी हिजाब, खाना, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये सब कोई और तय करने लगा। कर्नाटक को भी हिंदू मुसलमान की आग में झोंकने की तैयारी होने लगी। नतीजा यह हो कि आईटी कंपनी हट गई, तेलंगाना चली गई, लोगों ने पलायन शुरू कर दिया, नौकरियां घट गई। ये सब चीजें कर्नाटक में चर्चा का विषय बन गई। कर्नाटक का माहौल खराब हो गया। पूर्वोत्तर के मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर का चुनाव 5 में से 3 लोकसभा सीटें भी भाजपा के पास हैं। त्रिपुरा तो लाल झंडे का गढ़ रहा है, लेकिन अब वहां भाजपा की सरकार है, जबकि मेघालय में जोड़ तोड़ वाली सरकार है जिसमें भाजपा भी है। अब चलते हैं नवंबर दिसंबर के चुनाव की तरफ।
क्योंकि तब जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहां की 83 लोकसभा सीटों में से 66 सीटें बीजेपी के पास हैं। पहली बात तेलंगाना की, जहां के मुख्यमंत्री केसीआर बॉस के साथ साथ बॉस के सलाहकार मित्र की भी बैंड बजा चुके हैं। उनको बड़ी आराम से ये सुविधा है कि जनता ये मान चुकी है कि केसीआर की सरकार रिपीट कर जाएगी। कंफ्यूज है कि केसीआर का मुकाबला कांग्रेस से होगा, बीजेपी से होगा, लेकिन लोग मानते हैं कि केसीआर की सरकार रिपीट हो जाएगी। ये बड़ा आराम से लोग मानते हैं। राज्य में कांग्रेस की आईटी डेटा टीम पर जिस तरह से तेलंगाना पुलिस काबू कर रही है, उसे लगता है कि कांग्रेस लड़ाई में है लेकिन बहुत पीछे हो गई है। अभी जो उपचुनाव हुए उनके बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त हो गई। केसीआर ने इतनी जन कल्याणकारी योजना चला रखी हैं कि पड़ोसी राज्य के कई गांव तेलंगाना में शामिल होने की इच्छा रखने लगे हैं। तेलंगाना में केसीआर की जो विजनरी योजना है उसकी गूंज पूरे देश में है। आप कल्पना कर सकते हैं, देश की जब ग्राम पंचायतों को, बेहतरीन ग्राम पंचायतों को भारत सरकार ने चुनना था तो पहली 20 में से 19 सिर्फ तेलंगाना की थी। कर्नाटका के जो आईटी सिटी के बड़े बड़े उद्योग उठ के कहीं गए तो वो तेलंगाना में आए, हैदराबाद में आए। केसीआर और उनके बेटे जो आईटी मिनिस्टर है केटीआर, उनकी जोड़ी ने तेलंगाना में धूम मचा दी है। दलितों में, गरीबों में, अल्पसंख्यकों में केसीआर का जादू काम कर रहा है। गांव गांव में स्टेडियम बने हुए हैं, गांव गांव में नर्सरी बनी हुई है। तेलंगाना एक अकेला ऐसा राज्य बन गया है जो पानी देने में नंबर 1 पे है। जो प्रधानमंत्री ने हर घर नल योजना शुरू करी वो भी तेलंगाना को देख के शुरू करी। जब केसीआर हुकूमत में आया तो पूरे तेलंगाना में सबसे ज्यादा समस्या पानी की थी। उन्होंने पहली मीटिंग में कहा अगर मैं पानी नहीं दे पाया तो मुझे दोबारा वोट मत दीजिएगा। कोई मानने को तैयार नहीं था कि तेलंगाना में, हैदराबाद में पानी मिल जाएगा। पूरी गोदावरी नदी को 600 मीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था उस विजन की जो तेलंगाना में कर दिया गया। और उसके बाद दिल्ली से जिस तरह केसीआर ने मोर्चा लिया, जिस तरह अडानी पे हमला किया, जिस तरह मोदी पे हमला किया, जिस तरह डॉलर के बढ़ने पर और रुपए के गिरने पे हमला किया, जिस तरह कहा कि प्रधानमंत्री जी रुपया नहीं कर रहा, देश की साख गिर रही है, और जिस तरह प्रधानमंत्री को कहा कि आप अडानी के और बाकी लोगों के सेल्समैन के हो गए, उससे केसीआर की एक राष्ट्रीय छवि बन गई। और अब केसीआर ने अपनी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। इसलिए ये बात की संभावना ज्यादा है कि तेलंगाना में जहां बीजेपी को कुछ सीटें मिल गई थी, इस बार शायद तेलंगाना में कोई भी पार्लियामेंट सीट जीतने की स्थिति में बीजेपी आ पाएगी, कह पाना बड़ा मुश्किल है। अब बात छत्तीसगढ़ की, तो इस बात में कोई डाउट नहीं दिख रहा कि भूपेश बघेल आज की तारीख में हिंदी भाषी भारत के सबसे ताकतवर छत्रप हैं। यहां तक कि नीतीश, योगी, शिवराज, केजरीवाल भी अपने राज्य में उतने ताकतवर नहीं है। लिहाजा विधानसभा में फिलहाल उन्हें कोई बड़ी चुनौती दिख नहीं रही है। आखिर रमन सिंह, उनकी 15 साल के बाद जो उनकी वाशात थी उसको भूपेश बघेल ने खत्म किया। दरअसल यहां तो असली चिंता बीजेपी को यह है कि राज्य में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के कारण 11 में से जो 9 सीटें मिल गई थी वो दोबारा हाथ लगेंगी या नहीं, और संभावना यही है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी पिछली बार कड़े मुकाबले में कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन यहां भी ऑपरेशन लोटस हो गया और 15 महीने बाद कमलनाथ भूतपूर्व हो गए। यूं कहें तो 2024 में सबसे कड़ी लड़ाई मध्य प्रदेश में होनी है, क्योंकि यहां आरएसएस की जड़ें पूरे देश में सबसे ज्यादा गहरी हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का भी व्यापक समर्थन मिला है। साथ ही सरकारी कर्मचारी बीजेपी की मुसीबत बने हुए हैं, क्योंकि दोनों पड़ोसी राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारें पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर चुकी हैं, और ऐसे में राज्य के कर्मचारियों की कसमसाहट को समझा जा सकता है। भाजपा को और खासकर बॉस को इस बात की चिंता ज्यादा है कि राज्य की 29 में से 28 लोकसभा सीटें जो भाजपा को मिली थी वो इस बार बरकरार रहेगी या नहीं। अब बात राजस्थान की, तो राजस्थान में एक व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर है। एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर है जिसकी राजनीतिक बुद्धि को नीतीश की तरह शार्प माना जाता है। गहलोत साहब को तो लोग जादूगर के उपनाम से भी जानते हैं, मगर ये जादूगर भी पिछली लोकसभा में कांग्रेस का खाता नहीं खुलवा सके थे। सभी 25 सीटों पर भगवा पताका फहर गया था, यहां तक कि जादूगर के बेटे भी हार गए थे, गहलोत साहब। ऊपर से राज्य की जनता 5 साल पर सत्ता बदलती रहती है, मगर इस बार जादूगर गहलोत पेंशन भी बहाल कर चुके हैं।
अप्रैल से 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। साथ ही सचिन पायलट और उनके ग्रुप को भी साथ चुके हैं। कम से कम फिलहाल तो लगते हैं सचिन पायलट की हवा निकाल दी उन्होंने। भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ जुटा रहे हैं। उधर भाजपा में वसुंधरा को लगभग किनारे किया जा चुका है। वसुंधरा गुस्से में है, विरोध की स्थिति में है। ऐसे क्या कहना होगा राजस्थान में, आप खुद सोच सकते हैं। मगर जहां तक बात मिजोरम की है, वहां पर भाजपा या कांग्रेस के लिए कोई स्कोप नहीं है। भाजपा के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तो राज्य की कुछ जमीन पर दावा करके यहां बहुत बड़ा बवाल करा चुके हैं। राज्य की एक लोकसभा सीट भी हमेशा राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ में रहती है। मगर एक बात जरूर है, वो ये कि ये लोग कांग्रेस को वोट दे या ना दे, लेकिन याद जरूर रखते हैं कि राजीव गांधी ने ही लालडेंगा के साथ समझौता करके मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया था। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि 2023 का साल भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों का तीसरा मोर्चा सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर 2023 में इन विधानसभा चुनावों में तस्वीर बदली तो ये किला, मोदी का किला, शाह का किला अभी से दर रखना शुरू हो सकता है। होगा क्या, हमारी निगाह बनी रहेगी। आप देखते रहिए 4 PM। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी, बिहार की खबरें देखना हो तो 4 PM बिहार, और गुजरात की खबरें देखना हो तो 4 PM गुजरात सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।